नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बातचीत करेंगे एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सचिन रेलेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड से। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स आपसे समझेंगे, लेकिन पहले क्विक आउटलुक मार्केट्स पर। इस साल की शुरुआत से ही काफ़ी एक्शन पैक्ड मोमेंटम हमने मार्केट में देखा है। न्यूज़ फ्लो काफ़ी अग्रेसिव रहा है, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पर बल्कि ग्लोबल फ्रंट पर भी। लेकिन अगर यहाँ से आगे की चाल को देखें तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है, कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे, न्यूज़ फ्लो रहेंगे जो कि रोल प्ले करेंगे? जैसे कि आपने कहा, काफी एक्शन पैक्ड ईयर है। मुझे लगता है कि बाकी बचे हुआ साल भी उसी तरह शायद एक्शन पैक्ड रहे, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो अनिश्चित है, जैसे टैरिफ को लेके भी बातें हो रही है। काफी बार टैरिफ अनाउंस हुए, फिर उसमें पॉज भी हुआ है। तो मतलब वो कहना मुश्किल है। डोमेस्टिकली भी काफी सारे रिफॉर्म्स आगे किए जा रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स पे हुआ बजट में, अब जाके जीएसटी रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। तो एक्शन पैक्ड तो रहेगा इस साल, और मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो इसका मार्केट पे असर जरूर दिखेगा। बट साथ ही में जो बॉटम्स अप कहानियां हैं, जो बॉटम्स अप कंपनीज में जो स्टोरीज है, वहाँ पे मार्केट का काफ़ी ध्यान है। तो एक्चुअली हमारा फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा है जहाँ पे बॉटम्स अप डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो रही है, प्रेडिक्टेबल हो रही है, और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे डोमेस्टिक मैक्रो आउटलुक काफ़ी स्टेबल है डिस्पाइट द टैरिफ अनसर्टेनिटी विच इज़ देयर, बिकॉज हमारा इतना एक्सपोर्ट रिलेवेंस थोड़ा कम है फ्रॉम द जीडीपी परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो है उसका सेंसिटिविटी, एक अपॉर्चुनिटी भी है ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ने का, तो उसको देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी भी है, बट उसमें थोड़ी अनिश्चितता है। लेकिन डोमेस्टिक रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज है, जितने भी टॉप डाउन फोकस एरियाज है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस पे, अर्बनाइजेशन पे, कंजम्पशन, जैसे कि आपने बताया, ये सारी स्टोरीज आगे ही बढ़ रही है। तो वो लॉन्ग टर्म आउटलुक वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन वैल्यूएशंस पर भी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में पीक से तो काफ़ी हल्का हुए हैं, फिर वापस हमने मार्केट के साथ साथ रिकवरी भी मिड कैप स्मॉल कैप्स में आते हुए देखिए, बट अभी भी अपने हाई से तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट है या अभी भी वैल्यूएशन रिस्क दिख रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में? वैल्यूएशन कंफर्ट मिड कैप में थोड़ा थोड़ा इमर्ज हो रहा है, स्मॉल कैप में भी इमर्ज हो रहा है। वो तो आफ्टर करेक्शन नंबर ऑफ प्लेसेस में ये थोड़ा कंफर्ट बनते जा रहा है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी रीसेट हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइसेस ही करेक्ट हुए, अर्निंग एक्सपेक्टेशन भी रीसेट हुआ है। तो मार्केट को थोड़ा, जो जहाँ पे 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी, जस्ट एन एग्जाम्पल, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। अब मार्केट उसको अभी भी वो नए ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि वेदर वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो वो नहीं है। लेकिन जिस जिस तरह से हमारे 2025 में शुरुआत थी, वैल्यूएशन को लेके काफ़ी डिस्कम्फर्ट था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, बोथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। तो लेकिन अप्रोच होना चाहिए मार्केट कैप बकेट से, एज इन मिड कैप में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, स्मॉल कैप में उससे बेटर है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ मिड कैप से बहुत डिफरेंशिएटेड है और उनका ग्रोथ आउटलुक भी बहुत अलग है। उसी तरह स्मॉल कैप में भी काफी निश है जहाँ पे ग्रोथ आउटलुक बहुत शार्पली डिफरेंट है। वो हमें हर एक चीज में सिलेक्टिव बेसिस पे देखना चाहिए। लेकिन कंफर्ट बढ़ रहा है, और कंफर्ट बढ़ भी चुका है। ओके अच्छा, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स पर आएँ तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड पर तो स्पेसिफिक डिटेल्स आपसे लेंगे ही, लेकिन फ्लेक्सी कैप इन जनरल एक ऐसी कैटेगरी रही है जिस कैटेगरी ने अगर पास्ट फ्यू इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, डिस्पाइट कि यहाँ पर एक्सपोजर यूजुअली लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो पहले आपसे ये समझना चाहेंगे हमारे उन व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि एग्जैक्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स होती है? फ्लेक्सी कैप बहुत ही सिंपल कैटेगरी है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको इतना ही परसेंटेज सॉरी मिड कैप में होना चाहिए या लार्ज कैप में होना चाहिए, स्मॉल कैप में। यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे और कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यू कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपका जो इंडेक्स एक्सपोजर है, वहाँ से आपका काफ़ी एक्टिव शेयर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बेंचमार्क आपका BSE 500 है, जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेंचमार्क है। तो ये ब्रॉड मार्केट को एड्रेस करने के लिए या डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर करने के लिए ये फंड जो है वो बहुत रिलेवेंट है। इसका एडवांटेज वही है कि हर साइकिल में हो सकता है कि कभी कभी लार्ज कैप के रिटर्न ज़्यादा हो या कभी मिड कैप के रिटर्न ज़्यादा हो, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको सिलेक्टिव बेसिस पे आप आपका एक्सपोजर भी बदल सकते हो। दैट इज व्हाट फ्लेक्सी कैप का मतलब भी वही होता है कि आपको सिलेक्टिव बेसिस पे आप हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वो रिलेवेंट भी रह सकता है आपको लंबे समय के लिए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।
और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एक जिम्मेदारी से यूज करना पड़ता है, वो फंड मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब बात करें एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड की इन पर्टिकुलर, तो क्या अप्रोच सो फार आपकी रही है इस फंड के थ्रू, स्पेशली क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप में एक सिलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, तो हम मिड कैप बकेट में इन्वेस्ट करते हैं या स्मॉल कैप बकेट में या लार्ज कैप में, तो हर चीज़ में हम लोग सिलेक्टिव ही रहते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमको लार्ज कैप कितना रखना है या मिड कैप कितना होना चाहिए या स्मॉल कैप, वो सारा आउटकम है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का। और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क या जो फिलोसॉफी हम बोलते हैं वो हमारी बहुत क्लियर है, और हमने काफ़ी जगह पे उसको बताया भी है फॉर्मली। हम लोग क्वालिटी और ग्रोथ को फोकस करते हैं, और क्वालिटी में हम लोग कंपनी मैनेजमेंट क्वालिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड या कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड लंबे समय का किस तरह से वो देखते हैं। और दूसरा हमारा पैरामीटर है ग्रोथ का, जहाँ पे कंपनी किस तरह डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम इट्स इंडस्ट्री, इसका ग्रोथ एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। और तीसरा फैक्टर हम देखते हैं कि जब कंपनी अच्छी है, क्वालिटी है, उसका ग्रोथ आउटलुक भी बहुत अच्छा है, तो किस तरह रिस्क रिवॉर्ड है आज की प्राइस को लेके, वो रिस्क रिवॉर्ड को बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये तीन चीज़ों पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वो बेस्ड है। और जब हम किसी कंपनी को अलोकेट करते हैं तो देखते हैं कि इस वक्त इस कंपनी का पोर्टफोलियो में होना कितना रिलेवेंट है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, या इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो रही है, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज है जिसकी वजह से कंपनी की डायनामिक्स चेंज हो सकती है। ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जिसकी वजह से वो एक ट्रिगर पॉइंट बनता है कि उसको या तो कंपनी को वेट बढ़ाया जाए या उसको पोर्टफोलियो में अकोमोडेट किया जाए। उसी तरह उसका वेट कम हो सकता है या एग्जिट भी हो ओके, सकता है। तो ये अप्रोच है। ओके। अच्छा, क्योंकि अब इस फंड के थ्रू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कैटेगरीज में एक्सपोजर मिलता है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर किस तरीके का है इन तीनों कैटेगरीज में? हमारा अप्रोक्सीमेटली 62% लार्ज कैप में है, अराउंड 18% मिड कैप में है, और 9 से 11% स्मॉल कैप में है। ओके, और ये जो एक्सपोजर आपने बताया, यानी मेजरली जो ज़्यादा एक्सपोजर है वो लार्ज कैप्स की तरफ है, क्या ये कॉम्पोजिशन, ये एक्सपोजर नियर पास्ट में चेंज हुआ है? या पास्ट में काफी चेंज हुआ है, जैसे कि लास्ट एक साल में ही काफी इसमें चेंजेस हुए हैं। हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर कम हुआ है, हमारा 70% के करीब लार्ज कैप एक्सपोजर था, जो कम हुआ है। और कुछ कुछ हमारा मिड कैप एक्सपोजर भी जो पहले थोड़ा कम था वो बढ़ गया है। तो इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो चेंजेस इस तरह से भी होते हैं क्योंकि प्राइसेस मूवमेंट होती है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी भी चेंज होता है, वो भी एक फैक्टर है उसमें। और हम खुद भी, जैसे कि मैंने बोला, सिलेक्टिव अप्रोच है। अगर हमें चाहिए कि हमें कोई मिड कैप पॉजिटिव है हो रहे, तो हम लोग वो मिड कैप को इंक्लूड करते हैं, जो यहाँ पे इस साल हुआ है। तो उस तरह से वो चेंजेस भी होते हैं। ओके, अच्छा, जैसे आपने अब तक के कॉन्वर्सेशन में बताया सचिन जी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो ऐसी पॉकेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगी और जो लीड करेगी यहाँ से, या जहाँ पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक्सिस फ्लेक्सी कैप की बात करें, कौन सी वो 4-5 थीम है जहाँ पर फंड का फोकस है? 4-5 फोकस फंड में हम एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस कर रहे हैं, हम कंजम्पशन फोकस कर रहे हैं, हम सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। वो सारी जहाँ पे टॉप डाउन स्टोरीज भी काफ़ी सारी है, गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है। और चूंकि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है और 6%, 6.5% का ग्रोथ रेट है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, अपना पर कैपिटा जीडीपी इनकम नाउ पॉस्ट दैट $2,000 का जो मार के उसको क्रॉस किए, तो एक कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो हम ये सारी 5-6 चीज़ों को लेके काफ़ी फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, अच्छा, जब आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे सेक्टर्स आते हैं, बड़े सेक्टर्स भी आते हैं। एग्जैक्टली आपका एक्सपोजर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ है? हम लोग काफ़ी सारा एनर्जी पे जो है, जैसे पावर ट्रांसमिशन में वगैरह जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा है। हम लोग ऑटो एंसिलरीज में भी काफ़ी सारा फोकस रखे हुए हैं, जहाँ पे छोटी कंपनियां हैं। और बड़ी कंपनियों में डिफेंस इंडियनाइजेशन जो बढ़ेगा, तो वो बड़ा एक्सपोजर डिफेंस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ओके, अच्छा, डिफेंस को लेकर स्पेशली आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि डिफेंस एक ऐसा स्पेस रहा है, स्पेशली जो डिफेंस पीएसयूज़ हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स अगर हम देखें काफ़ी सारे ग्लोबल डोमेस्टिक हाउसेस की, सबका कहना यही है कि अगले 3 से 5 साल काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। ऑर्डर बुक्स में 2 से 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। गवर्नमेंट का तो लगातार फोकस बना हुआ है ही, बट क्या ये फैक्टर्स ऑलरेडी प्ले नहीं हो चुके हैं? वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है एग्जिस्टिंग लेवल्स पर, और आपका आउटलुक क्या है इस पूरे पॉकेट पर?
मुझे नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स प्राइस में रिफ्लेक्ट हुए हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा पर यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज भी होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का जो एक कर्व आएगा वो बहुत बड़ा होगा। और वो हर चीज में होगा, इलेक्ट्रॉनिक में भी होगा और एविएशन में भी होगा, और हमारा जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज है ये सारी चीज़ों में होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडियनाइजेशन भी होगी, बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, जहाँ प्राइवेट सेक्टर विल टेक्नोलॉजी लाएगा, या फिर G2G लेवल पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। ये तीनों मिला के टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट चेंज जो होगा वो एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप हो सकता है, और फिर इस सेक्टर को देखने का और इस सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी को वे करने का एक तरीका बदल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी बड़ी है, वो सबको है, और इसीलिए वो इतने सारे रिटर्न्स जो बने हैं शायद पिछले 3-4 साल से वो है। बट सारा कुछ वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं है, इस टीम को काफ़ी आगे जाना है, और इस ओके। टीम में अभी काफ़ी सारी चीज़ें इमर्ज भी होंगी। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है इन लेवल्स पर? लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है, हम लोग काफ़ी कन्विक्शन से यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके ओके। अच्छा, अगर हम अब सेक्टर एलोकेशन देखें तो कौन से वो सेक्टर्स हैं या पॉकेट्स हैं जहां पर आप ओवरवेट हैं इस फंड के थ्रू? हम लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। वो उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल आता है, हम ऑटो इंसलरीज भी है, रियल इस्टेट है, अभी रिटेल है। ये जो एक थीमेटिक स्पेसिफिक है, थीमेटिक नहीं कहूँगा, ये काफ़ी चीज़ों का मिलाप है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर इसको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे ब्रैकेट किया जाए तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा वेट है कंपेयर टू लार्ज बेंचमार्क ऑल्सो। हमारा ओवरवेट काफ़ी ज़्यादा है। ओके। अच्छा, ऑटो इंस्टॉलेशन में देख भी रही थी 6% से के आसपास का आपका एक्सपोजर है, लेकिन जब हम ऑटो इस बास्केट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 4 व्हीलर्स भी हैं, 2 व्हीलर्स भी हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं। एग्जैक्टली आपकी अप्रोच इस फंड के थ्रू किस पॉकेट पर है? क्योंकि एक तरफ 2 व्हीलर्स है जो कि रूरल ट्रिगर की वजह से जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी करंट मार्केट में कर रहे हैं। 4 व्हीलर्स में ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छा सर्च देखा है, 1-2 स्टॉक रहे हैं जो कि अंडर परफॉर्मर रहे हैं। अब ये GST रिडक्शन की जो बात हो रही है, जो मीटिंग चल रही है, क्या ये फर्दर फ्यूल करेगा? कितना इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है कंपनीज के लिए? और आप किस तरीके से आपने किस तरीके का एक्सपोजर लिया हुआ है इस फंड के थ्रू? GST एक्सपोजर जरूर ट्रिगर करेगा। हमारा एक्सपोजर की बात करेंगे तो हम दो तरीके से इसको हमारा एक्सपोजर है। एक OEM में है जहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे हम उस तरह के एक्सपोजर में है जहाँ पे कंपनियां बहुत अच्छी प्रोडक्ट साइकिल से गुजर गई, जहाँ पे उनका प्रोडक्ट साइकिल बहुत अच्छा है, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और उनका जो रिलेवेंस है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आइस व्हीकल्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसलिए उसमें री रेटिंग की भी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो वो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसको बोलते हैं वहाँ पे एक्सपोजर है। इन एंसिलरीज हमारा जो एक्सपोजर है वहाँ पे हमने एक्सपोजर इस तरह से पोजीशन किया है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है, साथ ही में उनमें नॉन ऑटो का भी कंपोनेंट बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन ऑटो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट वहाँ पे प्ले करेगा वो उनमें रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दोनों जो ऑटो का टोटल एक्सपोजर है, इसमें अलग अलग थिंकिंग है, एंसिलरीज में किस तरह एक्सपोजर है और OE किस तरह एक्सपोजर है। और ओके। GST का जो है वो 2 व्हीलर में जरूर दिखेगा, बिकॉज GST में वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर को जो वैल्यू मिलेगी, और वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिविटी है उसमें। ओके, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और पॉकेट्स पर करेंगे चर्चा, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे सचिन जी से कि कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, रिस्क एपेटाइट कैसा होना चाहिए, कितना होराइजन एटलीस्ट आप लेकर चलें, एक्सपोजर लेते हैं इस फंड में। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड की, और इसी पर चर्चा करने के लिए मिस्टर सचिन रेलेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड से। अच्छा सचिन जी, मैं फाइनेंशियल्स की अब बात करूंगी, यहाँ पर कितना एक्सपोजर है आपका, और जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो अगेन कहाँ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इस फंड के थ्रू? हमारा एक्सपोजर तकरीबन 26% है ऑफ द फंड, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हमारा NBFC प्राइवेट लार्ज NBFC में काफ़ी डाइवर्सिफाइड NBFCs में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, और हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक्सपोजर है। तो और हम काफ़ी सारा एक्सपोजर हमारा इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स में भी है, जो कि एक फिनटेक में भी आ सकता है। तो इस तरह हमारा ब्रॉड बेस एक्सपोजर है इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके,
अच्छा, इसके अलावा हेल्थ केयर और आईटी, ये दो ऐसी पॉकेट्स रही हैं जो कि ट्रम्प टैरिफ सेंसिटिव रही हैं। यहाँ किस तरीके से आप प्लेस्ड हैं, एक्सपोजर है या फिर नहीं? और अगर एक्सपोजर है तो क्या आपने पिछले 6-8 महीनों में ट्रम्प टैरिफ आउटकम की वजह से कम ज़्यादा कुछ किया है क्या? नहीं, हमने पिछले 6-8 महीने में उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। मेरा आईटी में व्यू थोड़ा सा आई मीन बैलेंस्ड ही है। हम लोग जितना डोमेस्टिक को लेके पॉजिटिव है, उससे कम पॉजिटिविटी आईटी में है। लेकिन आईटी बहुत क्वालिटी सेक्टर है, वहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन, आरओई और कंपनियों का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। लेकिन वो सेक्टर जिस तरह के एनवायरनमेंट से गुजर रहा है, वहाँ पे काफ़ी हेडविंड्स फेस कर रहे हैं। बिकॉज वहाँ का आउटलुक, स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज का आउटलुक थोड़ा सा सबड्यूड है इस वक्त। वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर ओन ट्रांजिशन। तो वहाँ पे अब हम कंपनियों में भी देखते हैं कि डील साइनिंग जरूर हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू कन्वर्जन थोड़ा उसमें लैग कर रहा है। तो हमारा एक्सपोजर वहाँ पे अंडर वेट ही, तो वो एक है। हेल्थ केयर में हमारा एक्सपोजर भी डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ओके। एक्सपोर्ट जो जेनेरिक एक्सपोर्ट है, वहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी कम है, बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पे है। और डोमेस्टिक एक्सपोजर में भी हम हॉस्पिटल में ज़्यादा एक्सपोजर रखे हैं, और ओके। जेनेरिक सी में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में एक्सपोजर काफ़ी सिलेक्टिव है। तो ओके। हमारा एक्सपोजर आउटसाइड मार्केट के लिए, आउटसाइड इकोनॉमीज की तरफ कम झुका हुआ है। ओके, तो आईटी के अलावा कुछ और पॉकेट्स भी है क्या जहाँ पर आप अंडरवेट हैं? एनर्जी में है, एनर्जी में काफ़ी अंडरवेट है हम, बिकॉज एनर्जी या कमोडिटीज़ में अंडरवेट काफ़ी शार्प है। मुझे लगता है कि वो कमोडिटी आउटलुक या एनर्जी आउटलुक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और जो बाकी चीज़ें हमने बताई कि ये 5 थीमेटिक जिसमें हमारा एक्सपोजर काफ़ी है और वहाँ पे फोकस है, तो उसमें जो वेट देने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनका वेट अपने आप कम हो जाता है। ओके। अच्छा, अगर डोमेस्टिक थीम्स पर ही फोकस करें तो रियल्टी हुआ या सीमेंट पैक हुआ, यहाँ आपका व्यू क्या है? क्योंकि रियल्टी ऑलरेडी काफ़ी चला है, चलने के बाद हमने थोड़ा सा हार्ड लेवल से हल्का होते हुए भी देखा है। बहुत सारे यहाँ पर मिक्स्ड व्यूज़ हैं इन जनरल इस पूरे ही पॉकेट को लेकर कि शायद जो फ्रेंजी हमने देखी पिछले 4-5 सालों में वो शायद अब ठहरेगी, ये बबल शायद बर्स्ट हो सकता है। दूसरी तरफ कंपनी से बातचीत करें तो उनका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, लैंड एक्वायर कर रही है। आपकी अप्रोच क्या है रियल्टी या फिर सीमेंट को लेकर? मुझे लगता है रियल इस्टेट जो है वो एक डेरिवेटिव है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का। और यहाँ पे अभी भी हाउस ओनरशिप इन टॉप 7 सिटीज अगर हम देखेंगे, जो लिस्टेड मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, उसको अभी काफ़ी आगे जाना है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा शंकाएं नहीं है। ऊपर से जो रेरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके लेके सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, और लार्ज डेवलपर्स का या ब्रांडेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर भी सब जगह बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्चेस में भी उनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है, और कस्टमर का भी उस तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेज में से भी जा रहा है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि रियल इस्टेट को हम सिर्फ हाउसिंग या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, कमर्शियल रियल इस्टेट का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इनकी वैल्यूएशन में, जहाँ पे आउटलुक और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और हम देख रहे हैं कि टॉप 3 सिटीज जहाँ पे कमर्शियल का बहुत बड़ा शेयर है, वहाँ पे एक्चुअली सप्लाई और डिमांड में काफ़ी गैप है अभी भी, इसलिए नए प्रोजेक्ट का बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और वहाँ पे काफ़ी रेजिलिएंट वो डायनेमिक्स है। तो अगर हम इस तरह सब कुछ साथ में देखें और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से देखें, तो रियल इस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन हमें वहाँ पे दिखेगा। ये सारी जो चीज़ें जिसको लेके, टैरिफ को लेके या जो टर्बुलेंस है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे सबसाइड होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल ऑल्सो विल ग्रो, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने का। तो ये बढ़ेगा, और सेक्टर कंसोलिडेशन या रिफॉर्म्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, और इस सेक्टर को फिर देखने का नजरिया बदलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लॉन्च वेलोसिटी और बहुत नियर टर्म फैक्टर्स में यहाँ पे काफी लोगों का ध्यान है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे इससे हटके, तो इसमें बहुत बड़ा एक प्ले बन सकेगा। ओके। अच्छा सचिन जी, आप इस फंड के थ्रू फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी भी कुछ कैश पर हैं? हमारा कैश मतलब 5% के करीब है, और वो पहले से वैसे ही 5% है। ये कोई कैश कॉल नहीं है, ये एक जस्ट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो 5-4% कैश है, ऐसा वो हमेशा रहेगा 5-4%। अभी के लिए 5% से थोड़ा अधिक है। ओके। अच्छा, जब स्टॉक सेलेक्ट आप करते हैं रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के बीच में, या फिर जो भी स्टॉक्स आपने अब तक सेलेक्ट किए हैं, अगर हम 4-5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखें, एक तरफ ग्रोथ हुई, अर्निंग आउटलुक हुआ, वैल्यूएशंस हुई,
मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी किस तरीके की है, ये कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आई एम श्योर आपके रडार पर भी रहते होंगे। लेकिन अगर हम इसको नंबर करना चाहें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आपके कौन सा फैक्टर रहता है जब आप किसी भी स्टॉक का चुनाव करते हैं? सबसे पहला होता है रिस्क फैक्टर के हिसाब से मैनेजमेंट क्वालिटी और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। बिकॉज हम देखते हैं कि आज की जिस तरह से बदलाव होते हैं इकोनॉमी में, वहाँ पे जो एडॉप्टिबिलिटी चाहिए टेक्नोलॉजी चेंज के लिए, रेगुलेटरी एस्पेक्ट का कंप्लायंस के लिए, तो वो मैनेजमेंट क्वालिटी और मैनेजमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द एनवायरनमेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैनेजमेंट का एक डिसिप्लिन भी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर वो है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिल्टर है कैपिटल एफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कैपिटल एफिशिएंसी आपकी ऑप्टिमल है, आपका लगातार कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अच्छे रिटर्न्स बन रहे, तो फिर आपका ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ये दो रिस्क फैक्टर है, कैपिटल एफिशिएंसी और मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर हम इनको हम ज्यादातर नजरअंदाज नहीं करते, इनको हम हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके अच्छा, अगर इस फंड के रिव्यू की बात करें तो आई एम श्योर मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होती होगी, बट कोई सेट पैरामीटर है कि कोई भी कंपनी आपने चुनी है निवेश के लिए तो एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने का समय उसे देते हैं उसकी परफॉर्मेंस को आंकने के लिए, या फिर वेन एवर वेयर एवर नीडेड रीशफलिंग पोर्टफोलियो में की जाती है? ये हम तो कंटिन्यूअसली इसको मतलब ये काफ़ी डायनामिकली मैनेज्ड है, काफ़ी एक्टिवली, इट्स एक्टिवली मैनेज स्कीम। तो हम हर कंपनी को लगातार देखते हैं, हर नई इवेंट को किस तरह इम्पैक्ट हो रहा है इंडिविजुअल कंपनी को या पोर्टफोलियो को, उसको हर तरह देखते हैं। हमारा एक्सपोजर, अगर मैक्रो में ज़्यादा एक्सपोजर है, जिस जहाँ पे मैक्रो एडवर्स हो रहे हैं, तो उसका पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें लगातार देखी जाती है। और हम लोग जनरली जब कंपनी को एकोमोडेट करते हैं तो बेशक थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म ही रहता है, बट उसका एक्सपोजर को जिस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है तो वो उसके फेवर में चीज़ें घटना है और घट रही है या उसके अगेंस्ट ज़्यादा जा रही है, उस तरह से उसका एक्सपोजर भी कैलिब्रेट हो सकता है। तो ये तो कंटिन्यूस मैनेजमेंट है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक डेट पे या एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही उसे देखना है। हम दोनों तरफ कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं इस फंड के, और कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है एपेटाइट के हिसाब से, और कितना होराइजन मिनिमम लेकर चले व्यूअर्स अगर एक्सपोजर लेना चाहें इस फंड में? मेरे ख्याल से ये डाइवर्सिफाइड फंड है, और डाइवर्सिफाइड फंड बहुत डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इक्विटी एक्सपोजर के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है ये। हमारा जो एज अ फंड हाउस भी एडवाइस है, हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंस डाइवर्सिफाइड कैटेगरी की तरफ ही देते हैं। हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 या ऑलमोस्ट 70% एक्सपोजर शुड बी टुवर्ड्स द डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज, बिकॉज डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में आपको ये सारी चीज़ें अकोमोडेट करने का एक मौका मिलता है। तो ये फंड का इक्विटी अलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक ये हमारा मतलब फ्लैगशिप या जो सेंट्रल तरीके का जो प्रोडक्ट है, इस तरह से हम इससे पोजीशन करते हैं। और आप इसका अगर जिस तरह से इसके रिटर्न प्रोफाइल है वो तो पब्लिक में है ही। लास्ट 1 साल में हमारा लगभग 5% से ज़्यादा बेंचमार्क को आउट परफॉर्मेंस भी है। और ये सब प्रोसेस का पार्ट है, आउटकम जो है ये सारे प्रोसेस के पार्ट है। और हमने जो प्रोसेस बताया, जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, किन चीज़ों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, किन थीम्स पे हम फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन को लेके हम चलते रहेंगे तो आउटकम थोड़े सेटिस्फैक्टरी ही रहेंगे। तो यही होगा। ओके, चलिए, शुक्रिया सचिन जी आने के लिए शो में और एक्सिस फ्लेक्सी कैप से जुड़ी तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इस फंड से जुड़ी हुई क्लैरिटी मिली होगी, इस फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स समझ आए होंगी, और साथ ही साथ थैंक यू आपका मार्केट पर अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।